वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एफएससी क्लासेस पे। दोस्तों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अभी संविधान की श्रृंखला नीरज सर द्वारा ली जा रही थी, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से नीरज सर अनुपस्थित हैं। इसलिए ये श्रृंखला आगे से हमारे साथ यानी कि योगेश सर के साथ आगे से कंटिन्यू की जाएगी। दोस्तों, इस श्रृंखला के अंतर्गत जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है, निश्चित रूप से वो सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अतिशय महत्वपूर्ण हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने संविधान के अनुच्छेदों से लिए गए उन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का एक संकलन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिनसे प्रायः प्रत्येक परीक्षाओं में सवाल आते ही हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप सबसे यही अनुरोध है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर देखें और ये जरूर तय करें कि जिन अनुच्छेदों को हमारी टीम आपके बीच में लेके आई है, उन अनुच्छेदों से क्या सवाल बने हैं या नहीं। आप निश्चित रूप से पाएंगे कि चाहे कोई भी परीक्षा हो, इन अनुच्छेदों से आपको प्रायः सवाल मिलते रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल जो आपके सामने या यूं कहें संविधान का जो सबसे पहला अनुच्छेद आपके सामने आज की वीडियो का है, वो ये है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों के मध्य संयुक्त बैठक का प्रावधान किन अनुच्छेद में किया गया है। ये प्रश्न आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में, ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसका जवाब होगा 108। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। अब सवाल आपके मन में उठेगा कि ये संयुक्त बैठक होती क्या है। तो संयुक्त बैठक का तात्पर्य सीधा सा है कि ऐसी एक बैठक जिसमें संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन दोनों का सामूहिक रूप से जो बैठक होती है उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त बैठक कहते हैं। अब संयुक्त बैठक से तीन चार चीजें और जो पूछ लेता है, जैसे सबसे पहली चीज आपसे पूछेगा, पहली बात कि संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है। तो ये हमेशा याद रखेंगे, संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाएगा। संयुक्त बैठक को कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। कब बुलाएगा, जब किसी महत्वपूर्ण मसले का निर्णय लेना हो या महत्वपूर्ण मसले से संबंधित विधि का निर्माण करना। दूसरी बात आपसे पूछता है अक्सर कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। तीसरी बात आपसे पूछेगा कि पहली बार संयुक्त बैठक का प्रावधान किस विधेयक को लेकर किया गया था। तो दहेज संबंधित विधेयक को लेकर पहली बार ये संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया था। इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के साथ साथ इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन से इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपके सामने उन चीजों को रखा जा रहा है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं कि धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है। धन बहुत महत्वपूर्ण चीज है जीवन में। धन विधेयक से पहली बात आपसे पूछेगा कि धन विधेयक से संबंधित कि धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख कहाँ है। तो परिभाषा जब भी आपसे पूछे, यहाँ परिभाषा शब्द को कभी कभी डिसअपियर यानी कि लुप्त करके भी पूछेगा कि धन विधेयक का उल्लेख है, तो भी इसका उत्तर यही होगा, अनुच्छेद 110। अब यहाँ से एक चीज और पूछेगा कि धन विधेयक का निर्णय कौन करता है, यानी कि ये कैसे पता चलता है कि वो विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो इसका निर्णय हमेशा कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय करेगा कि ये विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, धन विधेयक पर विशेष शक्तियां किस सभा को है, तो वो लोकसभा को धन विधेयक पे विशेष शक्तियां दी गई हैं। तीसरी बात पे चलते हैं। तीसरा जो हमारा अनुच्छेद आपके सामने है वो ये है कि वार्षिक वित्तीय वितरण का उल्लेख कहाँ दिया गया, यानी कि वार्षिक वित्तीय वितरण से आप क्या समझ रहे हैं। वार्षिक वित्तीय वितरण का सीधा सा मतलब है, यहाँ पे इस शब्द का सीधा सा मतलब है बजट समझते हैं। हर वर्ष सरकार अपने वित्तीय आय व्यय का जो एक लेखा प्रस्तुत करती है उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। तो कई बार आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा कि बजट का उल्लेख कहाँ है, यानी कि बजट के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो कहा गया है 112 में, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया जाए या बजट शब्द का प्रयोग किया जाए, दोनों ही दिशा में अनुच्छेद 112 ही होगा। दूसरी बात, कई बार किन्हीं परीक्षाओं में छात्रों को कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि बजट शब्द का उल्लेख है। तो ध्यान देंगे वहां पे कि अगर उन ऑप्शन में नन ऑफ द एबव का ऑप्शन है तो यही टिक मारेंगे, क्योंकि पूरे संविधान में बजट शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग है, बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। और अगर नन ऑफ द एबव नहीं है तो हम अनुच्छेद 112 को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बजट से संबंधित अन्य चीजों पे अगर बात करें तो बजट पे विशेष शक्तियां या ये कहें कि बजट पे अवशिष्ट शक्तियां किस सभा को प्राप्त हैं। तो ये कई बार पूछा भी जा चुका है, आप लोगों को याद भी होगा कि बजट पर अवशिष्ट शक्तियां लोकसभा को प्राप्त हैं। ठीक, लोकसभा को प्राप्त हैं। और लोकसभा से बजट पास होने के बाद जब ये कहा जाता है राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा इस पे सुझाव दे सकती है, लेकिन उस सुझाव को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है।
इसलिए लोकसभा को माना जाता है कि बजट पे अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं, लोकसभा को प्राप्त हैं। अब आगे के प्रश्न पे चलें। आगे के प्रश्न को आप देखिए, जो पॉइंट आपको प्रश्न के अनुच्छेद के साथ में बताया जा रहा है उसको आप जरूर से नोट डाउन करते रहेंगे। अगला प्रश्न, अगर आप संघ लोक सेवा आयोग या राज्य संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की बात कर रहे होंगे तो ये प्रश्न आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक दूसरे वर्ष या प्रत्येक दूसरे इम्तिहान में ये प्रश्न आपको मिला ही है, प्रत्येक दूसरे वर्ष। तो आप यहाँ से इस प्रश्न को जरूर देखेंगे। इस प्रश्न में बता रहा है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंधों का उल्लेख कहाँ मिलेगा। ये एज इट इज ही परीक्षा में छप जाएगा, जैसे जिन शब्दों का प्रयोग करके ये प्रश्न यहाँ बनाया गया है ये एज इट इज ही छप जाएगा। ये चारों प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्नों को आप जरूर से अपने उत्तर पुस्तिका में दर्ज करते हुए चलेंगे। आइए अब अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं आपके लिए अगला कौन से प्रश्नों का संकलन हमारी टीम के द्वारा किया गया है। अगला है उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन। उच्चतम न्यायालय से तात्पर्य क्या है? बहुत से लोग उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कंफ्यूज होते हैं। तो उच्च न्यायालय की बात की जाएगी तो वो होगा हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की बात की जाएगी तो वो होगा सुप्रीम कोर्ट। समझ रहे? तो यहाँ किसकी बात की जा रही है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट। तो पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन ये दोनों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये दोनों संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया है। अब देखें, जब पूरे भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायपालिका का गठन अनुच्छेद 124 से हो जाता है तो फिर बात आती है कि राज्यों के लिए न्यायालय, यानी कि राज्य स्तर पे जो सर्वोच्च संस्थान होगी उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का गठन कहाँ है? अनुच्छेद 214 में। अब ये दोनों प्रश्न आपको लगभग प्रत्येक परीक्षाओं में आपको मिलेंगे। उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों का गठन, ये दोनों प्रश्न जो है ये दोनों अलग अलग अनुच्छेद हैं। जैसे राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ये जो आपके सामने दिख रहा है, इसमें इस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में उल्लेखित किया गया कि प्रत्येक राज्य या यूटी के लिए एक उच्च न्यायालय होगा या दो से अधिक राज्यों के लिए एक कंबाइंड उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। दूसरी बात यह कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालयों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो उच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 216 के अंतर्गत किया गया। ये अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी की किसी भी परीक्षा संबंधित आप देखेंगे तो उन परीक्षाओं में आपको ये तीनों प्रश्न बड़े ही आराम से मिल जाएंगे, लगभग हर परीक्षा में आपको। और अगर आप 2 साल पहले के पेपरों का अवलोकन करें तो ऐसे प्रश्न आपको लगातार मिले हैं। अब बात करते हैं अगले स्लाइड की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। हम सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित है, तो पहला प्रश्न हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है कि पंचायतों का गठन। पंचायतों से आप क्या समझते हैं? तो पंचायतों का सीधा सा तात्पर्य है कि ग्रामीण स्तर पर, किस स्तर पर? ग्राम स्तर के लिए नियम कानून या ग्राम स्तर पे सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और न्याय संगत चीजों का अवलोकन करने के लिए जिस संस्थान का गठन होता है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। तो पहला अनुच्छेद हमें ये बता रहा है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया। तो किस अनुच्छेद के द्वारा? 243 ख की जगह कभी कभी आपको बी भी मिलेगा, यानी कि 243 बी। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। एक चीज और आपको यही इसी के साथ बता दें कि आपसे अगर कभी भी पंचायत संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप देखेंगे ऑप्शन में 243 सबसे पहले इसको खोजेंगे। अगर ये केवल एक ऑप्शन में होगा तो इसको टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि पंचायतों से संबंधित और नगर पालिका से संबंधित जितनी चीजें हैं वो सारी आपको 243 में मिल जाएंगी। और दूसरी चीजें अगर इसको और अच्छे से समझें तो ये देखेंगे कि पंचायतों से संबंधित जो संविधान संशोधन किया गया था उसके बारे में भी आपसे सवाल हो सकते हैं, उसको भी लगे हाथ देख लेते हैं। जैसे 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन में किससे संबंधित है? तो ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है। बताइए। दूसरी चीज आप देखते हैं कि नगर पालिकाओं का गठन। नगर पालिका क्या है कि नगर स्तर पर छोटी पंचायत या नगर स्तर पर पंचायती कार्यों से समझ सकते हैं तो उसको कहेंगे नगर पालिका। आगे वाला ये जो प्रश्न है ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो जरूर से ही याद रखिए। भारत में आकस्मिकता निधि, ये प्रश्न करीबन 50 से ज्यादा बार भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछा होगा। मोर देन 50 टाइम्स दिस क्वेश्चन विल रिपीटेड इन सेवरल एग्जाम्स। आप इसको जरूर ध्यान देंगे कि अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता से ही आप सीधे समझ सकते हैं कि ऐसी निधि जिसमें अचानक आने वाले व्यय संबंधित चीजों को रखा जाता है, व्यय संबंधित धन को रखा जाता है, उसको क्या कहेंगे? आकस्मिकता निधि कहेंगे। तो अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि है।
इसको आप जरूर याद रखें। दूसरे और उसके बाद लास्ट आज की वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वो है वित्त आयोग। वित्त आयोग संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग संबंधित प्रावधान किया गया है। अगली वीडियो में हम अनुच्छेदों के इतर इससे जरूरी चीजों को भी लेके आपके सामने आएंगे। अगर आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो हमारे हौसले बढ़ेंगे, जिससे हम आपके लिए और महत्वपूर्ण कार्य करके आपको परीक्षा में सफल बनाने के लिए जो हमारी प्रेरणा है उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।